आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारी CUET की प्रिपरेशन के लिए हमने जनरल टेस्ट के लिए जो हमारा MCQ सेशन रखा हुआ था, पहले हम इसे प्रीवियस ईयर सेशन नाम से कर रहे थे, उसको कंबाइन कर लिया गया है साथ में ही। तो आपको रेगुलर बेसिस पर जैसे 10, 20, 25 कुछ ना कुछ MCQs जो है प्रीवियसली किसी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो पूछे जा सकते हैं अभी, वो सभी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और बाकी आपकी प्रिपरेशन चल ही रही है डोमेन सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए, और अभी जो है डेट बढ़ा दी गई है CUET एप्लीकेशन की, 6 अप्रैल कर दी गई थी। तो कोई बात नहीं, हमें अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखनी है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स CM हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट। पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में अभी हाल ही में CM ने वहाँ पर अनाउंस किया है कि हमारे राज्य के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि एक ही तरह का जो है सिविल कोड यानी रूल रेगुलेशंस रखी जाएगी, और ऐसा करने वाला यह राज्य पहला बन जाएगा। तो हाल ही में ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड जो स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि उत्तराखंड में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया जाएगा, यानी अनाउंस किया इन्होंने। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भारत के अंदर ऐसा पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो इनका नाम याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट GST। पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है, किसके बारे में, GST के बारे में। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो एक एक करके हमें क्या करना होगा, सभी सेंटेंस को पढ़ना होगा जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, और इनमें से चेक करना होगा कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट दी हुई है कि GST वाज इंट्रोड्यूस्ड और इम्प्लीमेंटेड, यानी लागू किया गया था, स्टार्ट किया गया था इंडिया में GST कब, जुलाई 2017 में। तो ये कथन सही है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जो है GST लागू कर दिया गया था मिडनाइट में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और 1 जुलाई जो डेट है ये मनाई जाती है या ऑब्जर्व की जाती है एज GST डे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यानी हमारा जो पहला सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो सही है। इसके अलावा दूसरा जो सेंटेंस दिया है, GST इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। GST इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर है जो कि लगाया जाएगा। तो पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। तीसरा कथन दिया है कि रिसेंटली GST कलेक्शन ऑफ इंडिया इज एट रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹1.42 लाख करोड़। ये करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि GST का जो कलेक्शन है हमारा इंडिया का इस साल का 2021-22 के अंदर का, वो रिकॉर्ड हाई यानी अपने हाईएस्ट जो स्तर पर पहुंच गया है। कितना कलेक्शन हुआ है, 1.42 लाख करोड़, 1.42 लाख करोड़ रुपए ये कलेक्शन है। ये आपको आंकड़ा भी याद रखना है जो कि हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे ये जो 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें पता चलता है कि पहला कथन और तीसरा कथन जो है वो सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है। तो इस तरह से हमें जो इनकरेक्ट का पता करना था, तो वो दूसरा कथन है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही कथन जो है इनकरेक्ट है। चलिए आगे। अगर करेक्ट का पूछ लिया जाता है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि दिए में से कौन से कथन सही है, तो हम क्या कर देते हैं, 1 और 3 जो है वो सही है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी दैट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वल्लभ भाई पटेल जी का, नर्मदा नदी के तट पर, तो उसकी हाइट पूछी जा रही है। मीटर्स में इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर है, आंकड़ा आपको याद रखना है। और अगर फिट में बात की जाए तो 596 फीट। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात। चलिए आगे। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पहले जान लीजिए, ये किस लिए फेमस है, मतलब मेनली मेजर जो चीज़ है इसके अंदर वो क्या है कि ये जो राइनोसेरस होते हैं, गैंडा होता है जो, उस चीज़ के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और ये किस स्टेट में है, तो असम स्टेट में है ये। हमारा क्वेश्चन है कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है किसके पास में, या किसके अराउंड, किस नदी के अराउंड में ये लोकेटेड है। यानी पूछा जा रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में कौन सी नदी है, या फिर ये किस नदी के तट पर जो है स्थित है। तो हमारा आंसर जो है वो है रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है ये जो आप ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हो इस मैप में, ये काजीरंगा नेशनल पार्क का एरिया है।
ठीक है। और ये किस नदी के तट पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है, ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड आपने नाम सुना होगा एक, माजुली आइसलैंड, माजुली द्वीप कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क से दूर है हालांकि, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। माजुली आइसलैंड पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि माजुली आइसलैंड ऐसा पहला आइसलैंड है एक नदी के ऊपर स्थित है, पहली बात तो ये, ठीक है। फ्लोटिंग है कहने का मतलब ये कह सकते हैं, और इसको एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया गया था, इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो माजुली द्वीप और काजीरंगा नेशनल पार्क किससे रिलेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड है। और स्टेट की बात की जाए तो कौन सा स्टेट है, असम। चलिए आगे। और असम से रिलेटेड एक और करंट अफेयर की बात की जाए तो हाल ही में असम वैभव अवार्ड, जो इस स्टेट का सिविलियन अवार्ड दिया जाता है किसी को उसके कार्य के लिए जो स्टेट के लिए किया गया हो, तो असम, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, असम वैभव कहते हैं ना, वैसे ही वैभव पुरस्कार जो है, असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया था, रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे। पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड सिक्किम बिकम अ फुली फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम जो भारत का अभी राज्य है, ये राज्य कब बना था, यानी कब इसको भारत में मिलाया गया था, पूरी तरीके से ये राज्य घोषित कर दिया गया था। सिक्किम देखिए कह सकते हैं कि हम ईस्टर्न साइड में हैं इंडिया के, जिस तरफ पे नेपाल और भूटान है बिल्कुल वहीं पर है। और सिक्किम जो है 1975 में कम्प्लीटली जो है इसको भारत में मिला लिया गया था, यानी भारत का हिस्सा बन गया था, भारत का एक राज्य बन गया था सिक्किम। इससे पहले यह कॉलोनी नहीं थी किसी दूसरे देश की, यह एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र था या स्वतंत्र राज्य था, और 1975 में यह भारत में मिला लिया गया था। और इसकी खास बात यह है कि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट देखने को नहीं मिला था जब इसको भारत के अंदर जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई जो भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके फर्स्ट गवर्नर का नाम पूछा है। देखिए आरबीआई जब इस्टेब्लिश हुआ था उस वक्त जो इसके फर्स्ट गवर्नर बने थे, जो इंडियन नहीं थे, फॉरेनर थे यानी ब्रिटिश थे, उनका नाम था सर ओब्सोर्न स्मिथ, ठीक है। यानी फर्स्ट गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर ओब्सोर्न स्मिथ हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, यानी इंडिपेंडेंस के बाद में जो बने थे, उनका नाम था सी डी देशमुख। इनका पूरा नाम चिंता रमन इस तरह से कुछ करके है, सी डी देशमुख साहब जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे, पहले भारतीय गवर्नर बने थे, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये दोनों आपको ऑप्शन में साथ में नहीं दिए जाएंगे कभी भी। अगर ओब्सोन स्मिथ होगा तो देशमुख साहब नहीं होंगे, देशमुख साहब होंगे तो ओब्सोन स्मिथ नहीं होगा, या फिर क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा पहले ब्रिटिश गवर्नर या फिर पहले इंडियन गवर्नर आपसे पूछ लिया जाएगा। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और कब स्थापना हुई थी आरबीआई, आपको याद होना चाहिए, अभी कल परसों की बात है, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल अभी जो है इसका फाउंडेशन डे बनाया गया था आरबीआई का। करंट अफेयर के अंदर हमने 2-3 बार इसको पढ़ लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे। फिर पूछा जा रहा है नाटो से रिलेटेड है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट है और वो नाटो की वजह से ही शुरू हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है इनमें से कौन सी करेक्ट है नाटो के बारे में। तो पहली तो है कि इट्स फुल एब्रीविएशन इज़, यानी इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पहला कथन हमारा सही है। इसके अलावा बता रहा है कि इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल यानी बहुत सारे देशों का एक समूह, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गलत है। नाटो जो है एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नाटो एक कह सकते हैं हम इसे डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन से मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेन मोटो था वो डिफेंस के लिए ही था, यानी दूसरे देशों से इसके सदस्यों का बचाव करना, यही इसका मेन मकसद था। तो इस वजह से ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला सेंटेंस सही है। उसके बाद तीसरा दिया है कि इट वाज फाउंडेड और इस्टेब्लिश्ड इन 1969, 1969 में जो है इसका स्थापना की गई थी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और डेट थी 4 अप्रैल, ठीक है, आज या कल की 4 अप्रैल जो डेट है वही इसकी फाउंडेशन डे माना जाएगा, ठीक है, 1949 है। तो हमारा तीसरा सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों गलत हो गए हैं, जबकि पहला जो है सही है। इसके अलावा एक और सेंटेंस है कि इट्स हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। देखिए ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है और ब्रुसेल्स के अंदर ही जो है अभी नाटो का जो है हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स के अंदर है। तो हमारा पहला और चौथा कथन जो है सही है, जबकि जबकि जो दूसरा और तीसरा कथन है वो गलत है। चलिए आगे।
फिर पूछा जा रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, मेंशन करता है किस चीज़ को, फाइनेंशियल इमरजेंसी को। यानी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कह सकते हैं कि हिंदी में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी, और उसके बारे में जो रूल रेगुलेशन है वो कहाँ पर मेंशन है, तो आर्टिकल 360 जो है, आर्टिकल 360 जो है वो मेंशन करता है किसको, फाइनेंशियल इमरजेंसी को, कि प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी के रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो 352 से लेकर 360 तक है। इसके बीच में जो है सभी तरह के इमरजेंसी की बात की गई है, किस किस तरह की और किस सिचुएशन में जो है लगाई जा सकती है। इंटरनल इमरजेंसी, और किसी तरह का अगर वार हो जाता है, आउटसाइड से कोई देश हम पे वार करता है, उस तरह की इमरजेंसी, सभी चीज़ें 352 से लेकर 360 तक मेंशन की गई है। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंट्री न्यूज़ में होगी किसी भी वजह से, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका में अभी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी वजह से श्रीलंका न्यूज़ में है। और अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे जैसे इनके पेपर तक के जो एग्ज़ाम होते हैं स्कूल्स में वो कैंसिल करने पड़ गए। क्यों? क्योंकि पेपर इनके पास कागज़ नहीं है पेपर बनाने के लिए। इतनी इमरजेंसी, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी है अभी इनकी, बहुत ही ज़्यादा कर्ज में भी डूब चुका है, इनको भुगतान भी बहुत ज़्यादा करना है। और अभी कल या परसों की बात है, श्रीलंका में जो है इमरजेंसी लगा दी गई है, स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, और यहाँ पे अभी बहुत ही दंगे फसाद चल रहे हैं। कहने का मतलब जनता और सेना, या कह सकते हैं जो भी सशस्त्र बल है उनके बीच में। ठीक है, श्रीलंका के बारे में और कुछ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि श्रीलंका क्यों बर्बाद हो गया है। श्रीलंका देखिए वैसे तो टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने देखा होगा बॉलीवुड की भी बहुत सारी फिल्में हैं जो श्रीलंका में बनाई गई हैं। मैं नेम मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा श्रीलंका टूरिज़्म के लिए फेमस है, और इसके जो बाहरी देश, अभी रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में रशिया के जो नागरिक हैं वो टूरिस्ट बनकर जो है श्रीलंका में घूमने आते हैं, और जो कि अभी बंद हो चुका है। और इसके अलावा जो ट्रेड कह सकते हैं व्यापार होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो भी इस वजह से बाधित हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी कारण रहे हैं जिस वजह से श्रीलंका जो है अभी क्राइसिस में डूबा हुआ है। तो हमसे पूछा गया था श्रीलंका की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो सही आंसर है जयवर्धनपुरा कोटे, ये इसकी राजधानी है। और कोलंबो जो है ये इसकी पुरानी राजधानी है। थिम्फू जो है ये भूटान की राजधानी है, भूटान देश जो है। ठीक है, तो ये यहाँ अभी की स्थिति है, और ये टूरिज़्म की स्थिति है जब श्रीलंका अच्छे समय की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक और चीज़ पूछी जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। देखिए सार्क जो ग्रुप है कंट्रीज़ का, ये कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है उनके द्वारा बनाया गया था। जब ये बनाया था, मतलब बना था, तो इसमें 7 नेशन थे, और अभी करंट में जो है इसके अंदर 8 कंट्रीज़ है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ नॉट अ मेंबर, यानी सार्क जो ग्रुप है इसका मेंबर कौन नहीं है इनमें से। तो देखिए नेपाल, बांग्लादेश एंड मालदीव जो है ये सार्क के सदस्य हैं, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव्स के अलावा जो इसके मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे श्रीलंका, वो भी है। और इसके अलावा कौन कौन से हो गए, 7 हो गए क्या, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, इंडिया, पाक, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, और इसके अलावा एक भूटान भी है। चलिए आगे, ये 8 नेशन है जो अभी इसके पार्ट हैं सार्क के। म्यांमार जो है ये इसका पार्ट नहीं है, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये इसका लोगो है। चलिए आगे, अब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई है इसमें से कौन सी जो है इनकरेक्ट है, किसके बारे में, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसके बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है, ये पूछा जा रहा है। पहला कथन है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है WHO की, यानी WHO यूनाइटेड नेशन के अंडर में है, उसी का एक अंग है। हाँ, ये बात ठीक है, पहला कथन सही है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल, 7 अप्रैल जो है हर ईयर मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में 7 अप्रैल मनाया जाता है। डेट तो सही है, लेकिन ये जो ईयर है ये गलत दिया है, 1948 ईयर जो है सही है। तो पहला कथन हमारा सही है, दूसरा गलत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईयर गलत दिया हुआ है। 7 अप्रैल सही है, लेकिन 1948 में इसका जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा इट्स हेड क्वार्टर इज इन जेनेवा, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है, ये कथन भी सही है। इट एक्ट्स एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनमें ये डायरेक्शन देता है सभी कंट्रीज़ को, और डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ से रिलेटेड उनको कोऑर्डिनेट करता है, अपनी रूल रेगुलेशन से लागू करता है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। इसके अलावा ये बताया गया कि करंट डायरेक्टर जनरल, अभी जो हेड है इसके डायरेक्टर जनरल कहा जाता है उनको,
तो WHO के अभी जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एडानोम। तो हमारा जो लास्ट कथन है ये भी सही है। तो अब हमें पता चलता है कि फर्स्ट कथन सही है और थर्ड कथन सही है, फोर्थ सही है और फिफ्थ सही है, यानी हमसे सिर्फ गलत पूछा गया था तो वो है सेकंड, 1948 याद रखना है आपको, 7 अप्रैल। चलिए आगे। इसके अलावा सुएज कैनाल नाम आपने सुना होगा। सुएज कैनाल पूछा जा रहा है कि सुएज कैनाल कनेक्ट करता है, किसको जोड़ता है, किन समुद्रों को जोड़ता है। तो इसका आंसर हमारा है, सीधा मैंने लिखा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। देखिए सुएज कैनाल एक ट्रेड की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, एशिया, अफ्रीकन और एशिया, ये जो हमारा मैप आप देख पा रहे हो सामने यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सुएज कैनाल बनाई गई थी 1869 में 1869 में इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था, 10 साल का लगभग समय लगा था। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, अगर हमें इंडिया या इस तरफ की किसी भी कंट्री से, साउथ एशियन कंट्री से हमें कहीं यूरोप या उस तरफ अमेरिका की तरफ जाना हो, मान लीजिए, ठीक है, वेस्ट की तरफ जाना हो, तो हमें बहुत ही एक अफ्रीका की तरफ से पूरा घूम कर जाना पड़ता था। जबकि सुएज कैनाल के जरिए जो ट्रेड के लिए जो शिप्स वगैरह होती है, वाटरवेज से जो भी चीज़ें जाती है, तो वो यहाँ से सीधा बीच में से निकल के जा सकती है यूरोप की तरफ। तो इस वजह से जो आवागमन है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज से, तो उस चीज़ में आसानी होती है। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो जगह कही जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था, क्योंकि जो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है एवरग्रीन नाम से एक कंपनी है। ये एक कार्गो शिप है। ये शिप दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप है। कार्गो शिप क्या होती है? जो कि कंटेनर्स आप देखते हो ना, बहुत बड़े बड़े, जिनके बीच में सामान रख के जो है एक्सपोर्ट किया जाता है शिप्स के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी जगहों पे। तो ये शिप जो है किसी कारणवश तेज़ हवाओं के कारण जो है इस सुएज़ कैनाल, ये जो पतला सा आप रास्ता देख रहे हो, इस सुएज़ कैनाल ही है, ठीक है। तो इस पोर्ट के पास में आके ये जो है फंस गई थी और काफ़ी दिनों तक ये जो शिप है यहीं पर फंसी गई थी, और इसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ था इसकी वजह से। नुकसान किस चीज़ से? कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रुक गया था, क्योंकि यही रास्ता है जो आगे जाता है ना। तो इस शिप को हटाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, ठीक है। इसके बारे में आप और जानना चाहें तो आप सीधा सर्च कर लीजिएगा, एवरग्रीन लिखेंगे तो भी आ जाएगा, सुएज़ कैनाल लिखेंगे तो भी आ जाएगा। चलिए आगे। तो 1869 आपको याद रखना है, और मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको 5-6, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है? किसके बारे में? यूनियन बजट 2022, जो कि 2022 का हमारा यूनियन बजट 2022-23 के लिए जो कि लॉन्च किया गया था, रिलीज़ किया गया था अभी हाल में फरवरी में, तो उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। कि हम एक एक करके कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है कि बजट 2022-23 वाज लॉन्च्ड ओरली, वर्चुअली और डिजिटली। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोविड की सिचुएशन की वजह से इसको जो है वर्चुअली लॉन्च किया गया था, यानी कोई भी पेपर मोड में नहीं था ये चीज़ें, ठीक है। पहला कथन सही है। निर्मला सीतारमन इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे जो करंट वर्तमान जो वित्त मंत्री है वो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं। ये सेंटेंस भी सही है, और यही इन्होंने ही जो है अभी पेश किया है 1 फरवरी को ये हमारा यूनियन बजट। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ इन 2021 टू 2023 एक्सपेक्टेड टू बी 9.2%। यूनियन बजट जो अभी पेश किया गया था, यानी हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट दी गई थी, उसके अंदर बताया गया था कि जीडीपी की जो एक्सपेक्ट की जाती है, ये कोई फिक्स नहीं होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि इस देश की जीडीपी इतनी जाएगी, इतनी गिरेगी, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन आपको याद रखनी है। हमें हमारे यूनियन बजट के अंदर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, इसलिए हमको ये आंकड़ा याद रखना है 9.2% वाला। तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि 9.2% की बढ़ोतरी होगी, जीडीपी इसमें ग्रोथ होगी, देखने को मिलेगी 2021 से 23 के समय में। इसके अलावा तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही है। आगे टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। 2022-23 का जो यूनियन बजट है उसके अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया बताया गया था, एस्टीमेट बताया गया था, वो था रुपीज़ 39.45 लाख करोड़ रुपीज़। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको एक शॉर्ट वे में, 1 लाइन में आपको सभी चीज़ों की स्टेटमेंट मिल जाए कि क्या क्या हुआ था। तो अभी तक हमें जो ये 4 स्टेटमेंट मिली है, ये चारों की चारों जो है सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं हम। एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 40%। आपने सुना होगा अभी हाल ही में, जैसे जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह या जो भी डिजिटल एसेट के थ्रू जो भी हमें पेमेंट्स वगैरह मिलती है, उसके ऊपर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस यूनियन बजट के अंदर अनाउंस किया है कि उसके ऊपर अब टैक्स लगेगा। और वो टैक्स है कितना?
वो है 30%। ठीक है, 30% आपको याद रखना है कि 30% का जो टैक्स लगाया जाएगा डिजिटल एसेट्स पर, जो भी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह ऐसी कुछ डिजिटल करेंसीज होती हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो हमारी सेंटेंस के अंदर 40% लिखा है, ये गलत हो जाएगा। यानी हमें जो हमारा आंसर था इनकरेक्ट देखना था, वो फिफ्थ जो हमारी टर्म है, फिफ्थ स्टेटमेंट है, वो गलत है, बाकी चारों सही है। ठीक है, इस तरह से यूनियन बजट के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इससे पता चल गई होगी। चलिए आगे। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस और स्टेट्स इज आर नॉट रिलेटेड टू AFSPA। AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। देखिए ये एक तरह का एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है। इसमें क्या होता है कि किसी स्टेट या किसी क्षेत्र विशेष में भारत में अंदर सेना या जो भी सशस्त्र बल होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा पावर दे दी जाती है। कुछ डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे किसी तरह का कैओस रह रहा होता है, काफ़ी लंबे टाइम से देखा जा रहा है। ये सभी चीज़ें जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, स्पेशली कंट्रीज सॉरी स्टेट्स है जो नॉर्थ ईस्टर्न, उनके बीच में ये AFSPA जो लागू किया जा रहा है बहुत टाइम से। और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह जी, उन्होंने अभी अनाउंस किया था कि कुछ जो ज़िले हैं इन स्टेट्स के अंदर, जैसे असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी के अंदर अभी भी ये लागू है। तो इनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से जो है AFSPA जो लागू किया गया था उसको हटा दिया जाएगा। इस वजह से ये न्यूज़ में था, इस वजह से मैंने इसको क्वेश्चन में ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेते हैं हम। असम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सभी में AFSPA लागू है या लागू था, ठीक है, कभी ना कभी। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो झारखंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा AFSPA के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो सेना होती है या सशस्त्र बल जो भी होते हैं उनको एक्स्ट्रा पावर दे दी जाती है कि वो बिना वारंट के चेकिंग कर सकते हैं लोगों की, उनके घर पे जाकर उनकी चेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेंशन किया हो गया होगा, ये रहा, कंडक्ट सर्चिज विदाउट वारंट फॉर एविडेंस, यानी किसी भी सबूत के लिए वो मतलब चेक कर सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रोसीजर लंबा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो कंफर्म कर सकते हैं। रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन और प्रॉपर्टी और आर्म और एक्सप्लोजिव। ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरियाज़ की बात की जाती है इसमें, और बाकी इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए आगे। ठीक है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, उसके अंदर ये लागू रहा है। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी ये एक बार लागू हुआ था। चलिए आगे। अब ये लास्ट आर्टिकल है हमारा, ये है सेंसस 2011 से रिलेटेड। जो भी हमारा एग्जाम होता है, जनरल टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर सेंसस जो है हमारा लास्ट 2011 वाला, उसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लिटरेसी रेट रहा, या क्या पॉपुलेशन रेट रहा, या क्या ग्रोथ रेट रही, ये सभी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। तो अभी जो सेंसस 2021 है वो तो अभी आया नहीं, डिले चल रहा है, वो कोविड की वजह से डिले हुआ था। अब 2022 में जून जुलाई तक जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 2011 वाले सेंसस की बात करते हैं। अभी तो हमारा इस पर क्वेश्चन बनेगा। पहली बात तो ये कि ये 15वां सेंसस था, यानी 15वां एडिशन था जनसंख्या जनगणना का। ठीक है, इसके अलावा सेक्स रेशो की बात की जाए, यानी ओवरऑल सेक्स रेशो की इंडिया के अंदर, ठीक है, तो ये है 940 पर 1000, यानी 940 फीमेल्स अवेलेबल हैं। एवरेज है ये, ओवरऑल सेक्स रेशो है, पूरे इंडिया का है, स्टेट वाइज नहीं है। ठीक है, 940 एवरेज है किस पे, 1000 मेल पर। और अगर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात की जाए तो ये है 914। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा हाई किस में है, तो ये है केरला जो हमारा राज्य है। मैं केरला को बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि ये हर चीज़ में आगे देखा जाए तो केरला जो है 1084 इसका सेक्स रेशो, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं अवेलेबल हैं। अवेलेबल होने का मतलब उनकी जनसंख्या की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके अलावा ओवरऑल लिटरेसी की बात की जाए पूरे इंडिया के अंदर, तो 74% जो है सेंसस 2011 के अंदर अनुमानित किया गया था कि 74% लिटरेसी अभी चल रही है, एवरेज पूरी कंट्री की बात की गई थी। इसके अलावा अगर केरला की अकेले की बात की जाए तो ये 94%, सबसे हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट था वो केरला का था। ठीक है, केरला के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि केरला के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ ली जाते हैं। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है, और अभी जो इसका कोची एयरपोर्ट है, इसका केरला का कोची इसका प्लेस है, वहाँ पे कोची एयरपोर्ट को विंग्स 2022 जो अभी इनिशिएटिव चल रहा था उसके अंदर कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया था। और काफ़ी चीज़ें केरला के बारे में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे सेंसस में और क्या बताया गया था कि, और जनसंख्या जो उस टाइम पे हमें बताई गई थी वो थी 1.21 बिलियन। ठीक है, यानी 121 करोड़ के लगभग, बहुत ज़्यादा है ये। और ये भी आपको पता होना चाहिए, हम दुनिया में दूसरे नंबर पर है, हम यानी इंडिया दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, यानी जनसंख्या घनत्व की बात की जाए पूरे इंडिया की, तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा जनसंख्या घनत्व रहा है सेंसस 2011 में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, यानी सबसे ज़्यादा लोग किस स्टेट में हैं, मतलब जगह के हिसाब से अगर एक यूनिट है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश। स्टेट की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके अलावा सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो है सिक्किम, यानी सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो ये कुछ कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सेंसस 2011 से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कहीं भी।
तो आप याद रख लीजिएगा, इसके बारे में और भी क्वेश्चन हम पढ़ते रहेंगे आगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और